वेरी गुड आफ्टरनून क्लास। क्लास अभी तक हम लोग अपने लेक्चर्स में हम लोगों ने जो डिस्कशन किया है अभी तक, वी टॉक्ड अबाउट अर्निंग मैनेजमेंट। और हम लोगों ने अर्निंग मैनेजमेंट में एक एक्रोनिम पढ़ा, वाइस, WIS करके। ठीक है। एंड फिर उसके बाद हम लोगों ने डिस्कशन किया ओवर डिविडेंड डिसीजंस। तो डिविडेंड डिसीजंस में हम लोग जब बात कर रहे थे, हम लोगों ने दो चीजों की बात करी, रिटेन अर्निंग एंड जो भी हमारे डिविडेंड हम पे करते हैं। ठीक है। तो यानी कुछ अमाउंट हम अपना सेव करके रखते हैं जो हमारे प्रॉफिट का पोर्शन होता है, इट इज नोन एज रिटेन अर्निंग। और रिटेन अर्निंग की हम लोगों ने बेनिफिट्स और बाकी सारी चीजें पढ़ी। एंड आज हम लोग बात करेंगे, जैसे हम लोगों ने कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज पढ़ी हैं और फर्दर और भी जो भी हम लोगों ने थ्योरीज की बात करी, आज हम लोग डिविडेंड थ्योरीज के बारे में बात करेंगे, या कॉन्सेप्ट या मॉडल्स या थ्योरीज, आप उनको जो भी कह सकते हैं। तो आज हम लोग डिविडेंड के बारे में ही पढ़ेंगे। रिटेन अर्निंग के बारे में हम लोग पढ़ चुके कल, और आज हम लोग डिविडेंड्स की बात करेंगे कि और ऑलरेडी हम लोग डिविडेंड्स के टाइप्स पढ़ चुके हैं और अलग अलग चीजें पढ़ चुके हैं, बट आज हम लोग थ्योरीज पे फोकस करेंगे, किस किस तरह जो फाइनेंस मैनेजर्स होते हैं उनको डिविडेंड स्ट्रक्चर बनाने में, अलग अलग चीजें सेट करने में किस तरह से ये थ्योरीज हेल्प करती हैं। ठीक है। बेस बनाने में किस तरह से थ्योरीज हेल्प करती हैं। तो अगर हम लोग डिविडेंड डिसीजन की थ्योरीज को डिवाइड करेंगे, तो थ्योरी ऑफ इररिलेवेंस एंड थ्योरी ऑफ रेलेवेंस, हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि थ्योरी ऑफ इररिलेवेंस और रेलेवेंस का मतलब, जो हम लोगों ने कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करी थी ना, थ्योरी ऑफ इररिलेवेंस यानी जब वैल्यू, जो हमारी फर्म की वैल्यू है, उस पर हमारे डिविडेंड इशू करने का या डिविडेंड ना इशू करने का कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी हमारे जो स्ट्रक्चरिंग है उस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता अगर हम डिविडेंड इशू करते हैं, यानी वो रेलेवेंट है हमारे लिए। और सेकंड थ्योरी हमें बताती है कि व्हेन, जब हम भी डिविडेंड्स इशू करते हैं और उसका इम्पैक्ट हमारी फर्म की वैल्यू यानी शेयर होल्डर की जो वेल्थ होती है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर हम थ्योरी ऑफ इररिलेवेंस की बात करते हैं, तो दो अप्रोचेस काम करती है। रेजिडुअल अप्रोच जो ट्रेडिशनली काम करती है, सेकंड है मोदिग्रानी एंड मिलर अप्रोच। इन्होंने ऑलरेडी हम लोगों को याद होगा, ठीक है, कि कैपिटल स्ट्रक्चर में भी थ्योरी थी और इन्होंने डिविडेंड डिसीजन में भी अपनी थ्योरी दी हुई है। नेक्स्ट, अगर हम थ्योरी ऑफ रेलेवेंस की बात करते हैं, तो थ्योरी ऑफ रेलेवेंस में भी दो थ्योरीज हैं जिन पर हम बात करेंगे। फर्स्ट इज वॉल्टर्स अप्रोच, फर्स्ट वॉल्टर्स अप्रोच है, सेकंड गॉर्डन्स अप्रोच है। ओके। तो आज हम लोग ये थ्योरीज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेजिडुअल। ये जो रेजिडुअल अप्रोच है ये सोलोमन ने दी है, एजरा सोलोमन। हम लोग ऑलरेडी, अगर आपको याद हो, तो इनकी कुछ डेफिनेशंस हम लोग पढ़ चुके हैं एजरा सोलोमन के बिहाफ पे, उन्होंने दी हुई थी। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट थ्योरी ऑफ इररिलेवेंस, जिसमें डिविडेंड स्ट्रक्चर, जो भी हम स्ट्रक्चरिंग करते हैं उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ता हमारी फर्म की वैल्यू पर, यानी इररिलेवेंट है इसका इम्पैक्ट। So what residual approach says, according to this theory, dividend decisions has no effect on the wealth of the shareholders. Yes, we already knew it because ये theory of irrelevance का part है. Okay. और the prices of the shares, similarly जब शेयर होल्डर्स के वेल्थ पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, तो हमारे प्राइजेस जो होते हैं शेयर्स के, उन पे भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। एंड हेंस इट इज इररिलेवेंट सो फार एज द वैल्यूएशन ऑफ द फर्म इज कंसर्न, जिसकी वजह से जो हमारी फर्म की वैल्यू है उस पर भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जितनी भी थ्योरीज होती हैं क्लास, वो किसी ना किसी एजम्पशंस पे बेस होती हैं, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जहाँ पे हम कभी फ्लोटेशन कॉस्ट को निल कर देते हैं या अलग अलग चीजें कर देते हैं। तो कुछ एजम्पशंस पे अज्यूम करके हम अपनी थ्योरी को प्रोपाउंड करते हैं। ओके। सो दिस थ्योरी रिगार्ड्स डिविडेंड डिसीजन merely as a part of financing decision. Yes, डिविडेंड डिसीजन भी फाइनेंसिंग डिसीजन का ही पार्ट है। जैसे हम लोग ने, अगर हम लोग फंक्शनिंग में बात करते थे ना, तो ऑपरेटिंग एक होता है और दूसरा होता है फाइनेंसिंग।
ऑपरेशंस की जब हम बात करते होते हैं तो उसमें वर्किंग कैपिटल वाला पार्ट आ जाता है, और जो भी एक्टिविटीज हमारी कंपनी में हो रही होती है, रॉ मटेरियल का यूज करना, ये सारे ऑपरेशन से रिलेटेड होता है। इसके बाद वाला पार्ट था जब हम लोगों ने कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज की बात करी थी ना, जब हम सेल्स में से वेरिएबल घटाते थे, कोई कॉन्ट्रीब्यूशन आता था, देन वी लेस द अमाउंट ऑफ फिक्स अमाउंट कम हम फिक्स डिडक्ट करते थे। उसके बाद ये वाला काम हमारा ऑपरेटिंग से रिलेटेड था। इसके बाद का जितना जिसमें हम टैक्स डिडक्ट करते हैं, हाँ, शेयर होल्डर्स के परसेंटेज निकालते हैं, ये सब निकालते हैं, ठीक है, या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के डिविडेंड देते हैं, डिवेंचर्स होल्डर्स का इंटरेस्ट पे करते हैं, तो ये सारा हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो लाइन लिखी है ना, दिस थ्योरी रिगार्ड्स एज डिविडेंड एज फाइनेंसिंग डिसीजन। यस, इट इज अ फाइनेंसिंग डिसीजन because the earnings available may be retained in the business for reinvestment. Yes, we already knew it that जो earnings हमारे पास available होती है, जो profits हमारे पास available होते हैं, हम उसको क्या करते हैं, कुछ को रिटेन रखते हैं, कुछ को री इन्वेस्ट करते हैं इन दी अदर फर्म्स, अदर शेयर्स फॉर प्रॉफिट मेकिंग, यानी हम डाइवर्सिफाई करते हैं अपने प्रॉफिट अर्निंग्स को, so that we can earn more. But if the funds are not required in the business, they may be distributed as dividend. But अगर हमें इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है, जिसको हम लोग ट्रेडिशनल भी बोल सकते हैं, कि अगर हमें नीड नहीं है, अपने फंड्स को हमें इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, अगर हमें फर्दर आगे कोई एक्सपेंशन या किसी भी चीज में अगर हम नहीं यूज करना चाहते हैं, या हमें अगर अभी इन फ्यूचर, अभी हमें करेंटली हमारा बिजनेस ठीक रन कर रहा है, हमें अपना ये पैसा किसी भी और चीजों में नहीं लगाना है, तो हम क्या करते हैं, तो हमारे लिए आसान हो जाता है टू पे दी डिविडेंड्स, यानी हम अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के लिए हमारे लिए इजी हो जाता है। अगर हम यूज नहीं कर रहे हैं तो हम डिविडेंड इशू कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर रेजिडुअल अप्रोच ये कहता है कि भाई आपको आपको इन्वेस्टमेंट में नहीं लगाना था, तो आपने अपने शेयर से इशू, जो अपना पैसा था वो अपने डिविडेंड में आपने इशू कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली रेजिडुअल अप्रोच ये कहती है कि आपको जो प्रॉफिट्स अर्न हो रहे होते हैं वो आपके बिजनेस से आपको अर्न हो जाते हैं, शेयर होल्डर के वेल्थ से उसका कोई मतलब नहीं है। इसीलिए वो ये मानते हैं कि इसका इम्पैक्ट भी वैल्यू ऑफ द फर्म पे नहीं पड़ता है, नहीं, जो शेयर होल्डर्स की वेल्थ है इस पर इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। भाई आपके फंड्स आपको बिजनेस में रिक्वायर नहीं थे, तो आपने डिविडेंड में दे दिए, इट इज सिंपल, ठीक है। तो ये एक ट्रेडिशनल जो अप्रोच हम कह सकते हैं, उसको बोलते हैं रेजिडुअल अप्रोच, ठीक है। इनिशियल लेवल पे यही अप्रोच काम करती है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे जैसे चीजें कहा जाए आगे बढ़ने लगी हैं, तो रेजिडुअल अप्रोच और ये अलग अलग जो अप्रोचेस आ गई हैं उनकी बात करी जाने लगी। या हम कह सकते हैं रेजिडुअल डिविडेंड इज अ डिविडेंड पॉलिसी, ये मान सकते हैं, कैटेगरी है ये भी डिविडेंड पॉलिसी को बनाने के लिए, which is used by companies whereby the amount of dividend paid to shareholders amount to what profit are left over after the company has paid for its capital expenditure। जो भी हमारे एक्सपेंडिचर थे, चाहे वो वर्किंग कैपिटल हो, चाहे दूसरे कोई भी हमारे पास जो भी हमारे एक्सपेंसेस से पे करने का जो भी हमें बचता है, वो हम अपने शेयर होल्डर्स को दे देते हैं। सिंपल अगर हम लेमैन में समझे तो यही होता है। तो रेजिडुअल अप्रोच को हम यही मान के चलते हैं कि अगर हमें इन्वेस्ट नहीं करना है, तो जो भी प्रॉफिट का हमारा पोर्शन बचता है वो किसके लिए होता है, वो हमारे शेयर होल्डर्स के लिए होता है, और उन्होंने पे कर देते हैं, ठीक है। तो इसे, और क्योंकि ये प्रॉफिट का पार्ट होता है, तो ऑब्वियसली हर बिजनेस रन इसीलिए कराया जा रहा होता है कि हमें गेन्स हो सके, हमें प्रॉफिट्स हो सके, ठीक है। तो ये तो बात हो गई अगर हम लोग रेजिडुअल अप्रोच की बात कर रहे हैं। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अब द थ्योरी ऑफ इररिलेवेंस कॉन्सेप्ट की। अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर सेकंड हमारी अप्रोच है मोदी, गिलानी एंड मिलर अप्रोच, ठीक। इनको एमएम मॉडल ऑफ डिविडेंड पॉलिसी भी कहते हैं, एमएम मॉडल ऑफ डिविडेंड स्ट्रक्चरिंग भी कहते हैं, ठीक है। देख लेते हैं भाई इन्होंने क्या बोला है। इनका भी, क्योंकि ये थ्योरी ऑफ इररिलेवेंस में आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये भी यही कहना चाह रहे हैं कि जो भी कंपनीज हैं, जो ये मान के चलती हैं कि हमारे
फर्म की वैल्यू पे हमारे डिविडेंड देने का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, उसी पे बेस बना के एमएम थ्योरी ने भी अपनी अप्रोच परफॉर्म करी है। ऑब्वियसली इन्होंने कुछ एग्जाम्पशंस को भी रखा हुआ है, तो वो भी हम लोग बात करेंगे। बस देख लेते हैं इन्होंने क्या कहा है। Modigliani and Miller has expressed in the most comprehensive manner in support of the theory of irrelevance. They maintain the dividend policy has no effect on the market price. Similarly, जैसे रेजिडुअल अप्रोच में था, इन्होंने बोला हुआ है कि भाई जो हमारे शेयर्स हैं उनकी वैल्यू पे कोई हमारे डिविडेंड पॉलिसी का इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। ओके, एंड द वैल्यू ऑफ द फर्म इज डिटरमाइंड बाय द अर्निंग कैपेसिटी। तो बेसिकली ये यही मान के चलते हैं कि जितना ज्यादा हम प्रॉफिट अर्न करते हैं वैसे वैसे हमारे फर्म की वैल्यू बढ़ती है। यानी अगर हम लोग बहुत स्टार्टिंग में, अगर हम लोगों ने अपन जब पढ़ना स्टार्ट किया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तब हम लोगों ने बात करी थी कि के दो एम्स की बात करी थी ना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो कुछ लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को प्रियोरिटी पे लेके चलते हैं और ये मानते हैं कि प्रॉफिट अगर हमें ज्यादा होगा तो शेयर होल्डर्स को बेनिफिट ज्यादा होगा। ठीक है, अब कुछ लोगों का इम्पैक्ट किस पे रहता है कि जो भी हमें प्रॉफिट अर्न हो रहा है वो सारा का सारा किसका है, शेयर होल्डर्स का। उसी पे फॉर्म पे ये लोग काम करते हैं, जो थ्योरीज है। ओके, as observed by MM, under condition of perfect capital market, rational investors, absence of tax discrimination between dividend income and capital appreciation, इन्होंने ये जो अपनी अपना MM मॉडल दिया हुआ है, इस पर इन्होंने कुछ assumptions पे बेस किया हुआ है। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पशन देख लेते हैं कि क्या एग्जाम्पशन साथ में लेके चल रहे हैं इस अप्रोच को देने के लिए। ठीक है, तो दे आर सेइंग देयर आर परफेक्ट कैपिटल मार्केट, यानी कैपिटल मार्केट यानी स्टॉक्स की जो भी मार्केट है वो परफेक्ट है, यानी सारे जितने भी आप स्टॉक्स हैं उनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन है, सारे स्टॉक्स प्रॉपरली फ्लोट कर रहे हैं। ठीक है, सबके प्राइसेस सही से हैं, आपको पूरी अच्छी नॉलेज है कैपिटल मार्केट की और मार्केट हमारी परफेक्ट है। सेकेंड, इन्वेस्टर बिहेव रेशनली, इन्वेस्टर्स रेशनली बिहेव कर रहे हैं। रेशनली में क्या हो जाएगा कि भाई जहां से उनको जो आर्बिट्रेज वाला है ना, जहां से उनको सस्ता मिलता है वहां से वो परचेज करते हैं, जहां उनकी हायर प्राइस पे उनके स्टॉक्स जा रहे होते हैं उन्हें वहां से बेच देते हैं। ओके, थर्ड है इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी अवेलेबल टू ऑल इन नो कॉस्ट। कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन आसानी से अवेलेबल है, आपको उसके लिए कोई कॉस्ट भी बियर नहीं करनी है। नेक्स्ट दिया हुआ है देयर आर नो फ्लोटेशन एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ठीक है, कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है अपने शेयर्स को इश्यू करने के लिए, कोई भी ट्रांजैक्शन या फ्लोटेशन फ्लोट कराने के लिए जो हमें कॉस्टिंग की जरूरत पड़ती है वो भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है नो इन्वेस्टर इज टू अफेक्ट द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स। जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो कोई इतने बड़े नहीं है, सब मतलब सेम लेवल के हैं, कोई भी इतना बड़ा नहीं है जो इम्पैक्ट डाल पाए हमारे जो शेयर्स की प्राइस है या मार्केट में जो भी हमारी प्राइसिंग है उस पर कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट भी नहीं डाल पा रहा है। ठीक, नेक्स्ट दिया हुआ है देयर आर ईदर नो टैक्सेस और देयर आर नो डिफरेंसेस इन द टैक्सेस। या तो उन्होंने मान रखा है कांस्टेंट है, या तो टैक्सेस बिल्कुल नहीं है, या जो है भी वो इक्वल है सबके लिए। ठीक है, उनमें कोई डिफरेंसेस नहीं है टैक्स सिस्टम में। ठीक, द फर्म हैज रिजिड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। जो फर्म की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है वो रिजिड है, यानी फिक्स्ड है, so कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, एक ही है वो। देयर इज नो रिस्क और अनसर्टेनिटी इन रिगार्ड्स टू द फ्यूचर ऑफ द फर्म। सिमिलरली जो हमारे फर्म की फ्यूचर की बात करी जा रही है उसमें भी यही बात करी जा रही है कि भाई कोई भी रिस्क नहीं है, कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं है, जो ऑन गोइंग प्रोसेस चल रहा है वैसे ही चल रहा है। बट जब आगे एमएम अप्रोच आगे काम करती है तो बाद में जैसे 90 हम लोग अगर कैपिटल स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे कि जिसमें एमएम उन्होंने कैपिटल स्ट्रक्चर का एमएम अप्रोच में ये बोला था कि 1963 में उन्होंने बोला कि भाई टैक्स सिस्टम को हमने अडॉप्ट कर लिया। इसमें भी इन्होंने जो बाद में ये नो रिस्क और अनसर्टेनिटी वाला पार्ट है ना, जब रिस्क एंड अनसर्टेनिटी वाला भी हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो इन्होंने रिस्क एंड अनसर्टेनिटी वाला पार्ट बाद में से एजम्पशंस में से ड्रॉप कर दिया कि भाई ऐसा नहीं है, रिस्क और अनसर्टेनिटी हो सकती है फ्यूचर में फर्म के लिए।
ओके, अब इसके लिए इन्होंने कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए इन एजम्पशंस के लिए, तो वो देख लेते हैं क्या आर्ग्यूमेंट है इनके एजम्पशन से रिलेटेड। MM मॉडल कहता है द आर्ग्यूमेंट गिवन बाय MM इन सपोर्ट ऑफ देयर हाइपोथेसिस इज दैट whatever increase in the value of the firm result from the payment of dividend will be exactly offset by the decline in the market price of share because of external financing and there will be no change in the total wealth of the shareholders। इन्होंने कहा है कि भाई अगर हमें डिविडेंड कॉस्टली पड़ रहा होगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये एग्जाम्पल बता रहे हैं, अगर हमें डिविडेंड देना ज्यादा कॉस्टली पड़ रहा होगा हमारे शेयर होल्डर्स को देना, हम जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है, डिवेंचर्स है, पब्लिक ऑफरिंग्स है, लोन्स हैं, हम उसकी तरफ चले जाएंगे, बिकॉज उससे क्या होगा कि हमारी मार्केट, अगर शेयर्स की वैल्यू डाउन होगी तो मार्केट प्राइस की वैल्यू डाउन होगी, तो हमें उससे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो हमारे पास वो एक ऑप्शन है, ठीक है। इसलिए इनका ये मानना है कि डिविडेंड देने का या नहीं देने का कोई इम्पैक्ट हमारे शेयर होल्डर्स उन पर नहीं पड़ता, क्योंकि अगर हम नहीं देना चाहेंगे तो हमारे पास लोन लेने के शेयर होल्डर्स के अलावा भी हमारे पास और ऑप्शंस हमारे पास हैं, हम उन्हें यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये इनका आर्ग्यूमेंट के जो उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा था, इनके क्रिटिसाइज करने के इनको इन्होंने ये अपना आर्ग्यूमेंट एक तरीके से दिया, ठीक है। इसी से इनका कहने का मतलब भी यही था कि द डिविडेंड पॉलिसी ऑफ अ फर्म इज इररिलेवेंट as it does not affect on the wealth of the shareholders, ठीक है। मतलब आर्ग्यूमेंट को हम कह सकते हैं कि विन करने के लिए इन्होंने ये वाला जेस्चर दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हम लोगों ने एग्जाम्पल ऑलरेडी बात कर ली, एग्जाम्पल देख लेते हैं। For example, if a company having investment opportunities distribute all its earnings among the shareholders, it will have to raise additional funds from external sources. This will result in an increase in number of shares. वही बात यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर हमें नीड होती है, हमने अपने सारा जो प्रॉफिट था वो हमने डिविडेंड में ही अगर दे दिया हमने अपना प्रॉफिट, ठीक है, और हमें और फंड्स की नीड हुई तो हमें एक्सटर्नल सोर्सेज के पास जाना ही पड़ेगा पेमेंट्स के लिए और हमें अमाउंट्स के लिए, ठीक है। ये एक बात उन्होंने बोली और इनको क्रिटिसाइज भी बेसिकली इसीलिए किया गया था क्योंकि जो कहा जाए कि लैक प्रैक्टिकल जो रेलेवेंसी है ना, कि बहुत सारी चीजें जो इन्होंने एज्यूम करी हुई है, अगर हम लोग पीछे वाली साइड में जाए, ठीक है, ये जो बहुत सारी चीजें इन्होंने एज्यूम करी है ना, फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होती है या मार्केट कैपिटल मार्केट परफेक्ट होती है, सबको सारे इन्वेस्टर्स को आपस में पूरी फुल इंफॉर्मेशन होती है, तो ये जो ग्राउंड्स है ना इनके एग्जाम्पशंस के, ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि रेलेवेंट नहीं है, इसीलिए इनको बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो ही नहीं सकते क्योंकि मार्केट बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएटिव रहती है, तो इन रियलिटी ऐसा नहीं होता और इसी वजह से इनको क्रिटिसाइज, हम कह सकते हैं कि इनको क्रिटिसाइज भी किया गया, ठीक है। या आर्ग्यूज भी, उनके भी जो आर्ग्यूमेंट्स थे, इन्होंने भी अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए इसके बिहाफ पे। ओके, तो नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम लोग ये दोनों थ्योरीज, रेजिडुअल अप्रोच और MM मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच, जो दोनों अप्रोच के भी हमने बात करी, ये दोनों ही थी थ्योरी ऑफ इररिलेवेंस। अब हम आते हैं थ्योरी ऑफ रेलेवेंस, यानी जहां पर ये बात करी जा रही है कि हमारे जो डिविडेंड अगर हम पे करते हैं तो हमारे शेयर होल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज होती है। सो इन दिस स्कूल और थॉट ऑन डिविडेंड डिसीजन holds that dividend decision considerably affect the value of the firm. Okay, it advocates that, और इसमें कई सारे लोगों ने इसको कह सकते हैं इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करी, जिसमें से दो थ्योरीज है जो भी हम लोग पढ़ेंगे, जेम्स वॉल्टर और मायरन गॉर्डन की। बट अगर हम बोलेंगे कि थ्योरी ऑफ रेलेवेंस को किसने सपोर्ट किया, यानी डिविडेंड पे करने का इम्पैक्ट हमारे फर्म की वैल्यू पे पड़ता है, इसको एडवोकेट किया है मायरन गॉर्डन, जॉन लिंटर, जेम्स वॉल्टर एंड रिचर्डसन ने
इसको सपोर्ट किया है इस थॉट को। अब सबसे पहले अप्रोच हम लोग पढ़ते हैं वॉल्टर अप्रोच। इट इज गिवन बाय प्रोफेसर वॉल्टर। ठीक है, तो जेम्स वॉल्टर ने दी है ये अप्रोच। इनका कहना है according to Professor Walter's approach, support the doctrine that dividend decisions are relevant and affect the value of the firm, the relationship between the internal rate of return earned by the firm। बेसिकली इन्होंने बात करी है कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है और जो हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है और जो हमें डिटरमाइन करने के लिए जरूरी होता है हमारे डिविडेंड्स को डिटरमाइन करने के लिए कि हम कितना डिविडेंड दें और कितना बेनिफिट रहेगा और कितना हम रिटेन रखें। ठीक, तो इन्होंने दो चीजों की बात करी है, जो एक परफेक्ट रिलेशनशिप की बारे में बात करी है। इनका जो मॉडल जिस पे बेस है, पहला है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, हम लोगों ने सम्स लगाए थे तो एक एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हमारा कितना होना चाहिए, 10% हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली आगे इंक्रीज करेगा। 10% अभी हमें दे रहे हैं रिटर्न, तो आगे ये बढ़ने चाहिए। ठीक, तो पहली चीज क्या इन्होंने बात करी है, जो भी हमें इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स आ रहे हैं उसकी बात करी है और उसका रेट। ठीक, इसको ये आर से डिनोट करते हैं। सेकेंड थिंग इन्होंने बात करी है कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, जो हमारी कॉस्टिंग आ रही है हमारे कैपिटल में, जो हमने पैसा लगाया हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। तो बेसिकली दो चीजों की बात करें, जिससे क्या करते हैं वो जो वॉल्टर का मॉडल ये डिफाइन करता है कि हमारे वैल्यू ऑफ द फर्म पे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। ओके, नाउ जेम्स सी वॉल्टर हैज गिवन 3 टाइप्स ऑफ फर्म्स। अब इनके अकॉर्डिंग जो इन्होंने थ्योरी दी है, इन्होंने बोला कि भाई 3 तरह की फर्म, आर और के हम लोग यहाँ पर बात कर चुके हैं। के इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड आर फॉर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आर फॉर रिटर्न एंड के फॉर कॉस्ट। ओके, इतना ध्यान रखिएगा। ओके, ठीक है, फर्स्ट इनकी फर्म इन्होंने बोली कि फर्म को ग्रोथ फर्म कब बोला जाएगा, व्हेन जो हमारे आर जो हमारे थे जो हमारे इन्वेस्टमेंट्स आ रहे थे, यानी आर, और के जो हमारी कॉस्ट है, तो हम सिंपली क्या बात करते हैं, हमेशा हमारी कॉस्ट कम होनी चाहिए और जो हमारे रिटर्न्स आने चाहिए वो ज्यादा है, तभी तो हम ग्रोथ बोल पाएंगे। तो सिमिलरली यहाँ पे इन्होंने बोला है ग्रोथ फर्म इन दिस केस द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो आर है, ठीक है, हायर देन, ठीक है, K, which is cost of capital. It means that the firm earns higher rate of return than the required rate of return. जो भी हमारी कॉस्टिंग थी, जो हमने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न रखा था कि भाई इतनी कॉस्ट आ रही है, इतना तो हमें चाहिए ही है, उससे अगर हमारी इन्वेस्टमेंट जो हमारे रिटर्न्स आ रहे हैं वो ज्यादा है, तो ऑब्वियसली हमारी फर्म ग्रो कर रही है और ग्रोथ को दिखा रही है। एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फर्म एंड ऑप्टिमम पे आउट रेशियो विल बी 0। ठीक है, तो इनका मतलब ये हो गया कि हमें रिटर्न्स अच्छे आ रहे हैं, हमारी कॉस्ट पूरी जा रही है, तो जो उनका पे आउट रेशियो जो बना के रखते हैं वो एक स्टैंडर्ड पे आ जाता है, 0 पे आ जाता है, ना माइनस हो ना प्लस। ठीक है, ये इन्होंने बोला फर्स्ट हो जाएगी इनकी ग्रोथ फॉर्म। सेकेंड इन्होंने फॉर्म की बात करी है विच इज सेड टू बी डिक्लाइनिंग फॉर्म। कौन सी हो सकती है, जब हमारा जो रिटर्न्स है इन्वेस्टमेंट पे वो कॉस्ट से, ठीक है, जो एक्सपेक्टेड है कि भाई इतनी कॉस्टिंग आ रही है उससे कॉस्ट से नीचे चला जाए, तब क्या होगा, तो डिक्लाइनिंग फर्म उन्होंने बोला है। यानी हवा में क्या हो रहा है, फर्म हमारी नीचे जा रही है, हमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपना करना पड़ेगा और या हमें दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ेंगे हमें अपनी अर्निंग्स बढ़ाने के लिए। ठीक है, थर्ड इन्होंने फर्म की बात करी नॉर्मल फर्म। ठीक, नॉर्मल फर्म क्या होगा, जब हमारी जितनी कॉस्ट आ रही है उतना ही हमारे इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, तो इट मीन्स कि हमारी फर्म नॉर्मली काम कर रही है और हमारे बेनिफिट्स ठीक आ रहे हैं, यानी नॉर्मली जितना हम डिक्लाइन में तो नहीं जा रहे हैं एटलीस्ट। तो इन्होंने 3 टाइप्स की फर्म्स को डिफाइन किया है वॉल्टर सामने। इन्होंने बोला है कि ग्रोथ फर्म्स, डिक्लाइनिंग फर्म्स एंड नॉर्मल फर्म्स। ठीक, अब इनके भी कुछ एग्जेम्पशंस हैं इनकी मॉडल के। The investment of the firm are financed through retained earning only and the firm does not use external sources of fund। अच्छा, इन्होंने बोला कि भाई जितनी भी हम डिविडेंड्स पे कर रहे हैं, जो भी हमारी फंड्स हैं वो हम रेज करते हैं थ्रू हमारे प्रॉफिट, यानी जो भी हमारा प्रॉफिट होता है उसमें से जो हम सेव करके रखते हैं उसी से हम डिविडेंड्स देते हैं। ठीक है,
सेकेंड चीज इन्होंने बात करी, द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल आर कांस्टेंट। अब इन्होंने यहाँ पे बात करी है, ये जो इन्होंने थ्योरी दी, इन्होंने आर्क और के को कांस्टेंट रखा है। कांस्टेंट का मतलब हो गया इंक्रीज हो रहा होगा तो स्लोली ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट वैसे ही फ्लक्चुएटिव नहीं। थर्ड इन्होंने बोला है अर्निंग्स एंड डिविडेंड्स डू नॉट चेंज व्हाइल डिटरमाइनिंग द वैल्यू। उनकी अर्निंग्स और डिविडेंड को भी इन्होंने कांस्टेंट रखा है एक तरीके से, और इसमें चेंजेस नहीं किए। लास्ट इन्होंने बोला द फर्म हैज वेरी लॉन्ग लाइफ, और हमारी फर्म जो है बहुत सालों तक यानी काफी आगे तक गोइंग कंसर्न में है, ठीक है, उसमें फ्लक्चुएशन नहीं। तो इन चीजों को कांस्टेंट रखते हुए इन्होंने अपनी थ्योरी को आगे बढ़ाया। ओके, अब आ जाते हैं हम सेकेंड थ्योरी में, जो गॉर्डन्स अप्रोच है, ठीक है। मायर गॉर्डन हैज आल्सो डेवलप्ड अ मॉडल on the lines of Professor Walter suggesting that dividends are relevant and the dividend decision of the firm affect its value। जो इस कॉन्सेप्ट में बात करी गई है कि हमारी फर्म की वैल्यू पे इनका इम्पैक्ट पड़ता है, सिमिलरली गॉर्डन ने भी अपनी अप्रोच जो दी है वो भी उसी लाइन पे बेस करते हुए इन्होंने अपनी अप्रोच दी। ओके, अब इन्होंने क्या किया है, इनका जो बेसिक वैल्यूएशन है इनके मॉडल का, वो कुछ एजम्पशंस पे बेस है। इनकी एजम्पशंस देख लेते हैं। द फर्म इज एन ऑल इक्विटी फर्म। देखो अब यहीं से डिफरेंशिएट हो जाएगा। जब भी जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, जेम्स ने जब वॉल्टर ने बात करी है तो वॉल्टर साहब बोलते हैं कि हमारे पास सिर्फ रिटेन अर्निंग ही है, डिविडेंड देने की। और यहाँ पर उन्होंने बात कर दी है लिमिटेशन की कि फर्म के पास सिर्फ इक्विटीज है, डिबेंचर्स नहीं है, प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, सिर्फ इक्विटीज है। ओके, नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, इन्होंने बोला है नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, हमारे पास कोई भी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नहीं है। इज अवेलेबल और यूज्ड रिटेन अर्निंग रिप्रेजेंट द ओनली सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स, ठीक है। इन्होंने भी रिटेन अर्निंग। थर्ड उन्होंने बोला है द रेट ऑफ रिटर्न ऑन द फर्म इन्वेस्टमेंट इज आर। इनका जो रेट ऑफ रिटर्न है फर्म के इन्वेस्टमेंट पे, जो उसको उन्होंने आर से बोला है, डिनोट किया और उसको कांस्टेंट बनाया। नेक्स्ट इन्होंने बोला है द रिटेंशन रेशियो। इन्होंने एक चीज और ऐड करी है जिसको बोला है इन्होंने रिटेंशन रेशियो, यानी होल्ड रखने की रेशियो बना रखा है, उसको इन्होंने बी से डिनोट किया है। वंस डिसाइडेड अपॉन इज कांस्टेंट। एक बार जब डिसाइड कर लेते हैं हम अपना रिटेंशन रेशियो, उसको रिटेन रखने के लिए कोई भी चीज, चाहे हमारे शेयर्स हो या हमारे प्रॉफिट्स हो, उनको रिटेन रखने के लिए भी आपको कुछ कॉस्ट बियर करनी पड़ रही होती है, यानी आप उसको इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते तो आपको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आपकी लॉस हो रही होती है। ओके, तो इसको उन्होंने बी से डिनोट किया। उन्होंने बोला है कि एक बार हम इसको देख लेते हैं कि हमारा बी कितना है, और उसके बाद जितना भी होता है उसको हम कांस्टेंट कर देते हैं। सो thus the growth rate of the firm, it is G is equal to B into R। अब इसके हिसाब से, इनके हिसाब से जो फर्म का ग्रोथ रेट होगा वो क्या होगा, रिटेंशन रेशियो इनटू जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, यानी जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो जितना भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और जितना रिटेन रख रहे हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करके करेंगे तो हमारा ग्रोथ निकल के आ जाएगी। तो इनका फॉर्मूला G इज इक्वल टू बी आर, ठीक है, और इसको भी इन्होंने कांस्टेंट बोल दिया। नेक्स्ट ये बोल रहे हैं the cost of capital for the firm remain constant and it is greater than the growth rate। ओके, अब इन्होंने बोला है जो हमारी कॉस्टिंग है ना, वो जो फर्म की है कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कांस्टेंट है, और वो ग्रोथ रेट है ना जो हमारा, उससे हमारी कॉस्टिंग ज्यादा है। फाइन, ये बात इन्होंने यहाँ पर बोली। नेक्स्ट ये कह रहे हैं द फर्म हैज परपीचुअल लाइफ। परपीचुअल लाइफ है यानी कभी फर्म हमारी बंद ही नहीं होगी। ओके, कॉर्पोरेट टैक्सेस डू नॉट एग्जिस्ट, और इन्होंने कॉर्पोरेट टैक्सेस को इररिलेवेंट माना है और निल कर दिया है। अब हम देख लेते हैं इनके इम्प्लीकेशंस क्या है। इन्होंने भी तीन तरह की फर्म की बात करी है, जो ये एजम्पशंस है इनका यूज करते हुए। फर्स्ट इन्होंने बोला है when the rate of return of a firm on its investment is greater। अगर हमारे जो रेट ऑफ रिटर्न है, जो इन्वेस्टमेंट के जो रिटर्न्स हैं, अगर वो हमारे कॉस्ट से ज्यादा है when, तो इनका यहाँ पे आएगा आर इज ग्रेटर देन के, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के रिटर्न हमारे अच्छे हैं, बेटर हैं, हायर हैं कॉस्ट से,
द प्राइस पर शेयर इंक्रीज एज द डिविडेंड पे आउट रेशियो डिक्रीजेस। और जो हमारा ऑब्वियसली जब हमारे रिटर्न्स अच्छे हैं तो जो हमारे डिविडेंड्स की प्राइसिंग है वो हमारी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। हमें बहुत ज्यादा इशू करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो हमें इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि हम एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट दिखा रहे, रेगुलर प्रॉफिट हम या अर्निंग शेयर कर रहे हैं उनके साथ में, तो वो हमारी ग्रोथ फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट इन्होंने बोला है व्हेन द रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल। सेकेंड इन्होंने बात करी है जब आर हमारा के इक्वल हो जाएगा, तब इन्होंने बोला है कि जो हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो है उसका भी ऑप्टिमम यूज हो रहा है, क्योंकि हमें जितनी कॉस्ट की जरूरत है हमारी कंपनी को चलाने के लिए उतना हम हमारे पास रिटर्न्स आ रहे हैं। तीसरी चीज, काफी हद तक इन दोनों के मॉडल सेम ही है क्लास। थर्ड इन्होंने भी बात करी है जब आर के से यानी कॉस्ट से नीचे चले जाए हमारे जो रिटर्न्स है, तो ऑब्वियसली हमें ज्यादा मेहनत की जरूरत है, हमें डिविडेंड्स भी ज्यादा देने पड़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बेसिकली हमारे ग्रोथ का, हमारे इन्वेस्टमेंट का इम्पैक्ट हम क्या देख रहे हैं, हमारे डिविडेंड पे पड़ रहा है। कभी हम डिविडेंड कम दे रहे हैं या कभी हम डिविडेंड ज्यादा दे रहे हैं, तो उससे हमारे शेयर होल्डर्स पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमारे फर्म की वैल्यू पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि जो शेयर होल्डर्स हम उन्हें रख के रखना चाहते हैं, हम रिटेन रखना चाहते हैं, ताकि वो हमारी कंपनी से जुड़े रहे और उसमें इन्वेस्टमेंट करते रहे। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, जो ये गॉर्डन साहब थे इन्होंने अपने मॉडल को रिवाइज किया बाद में। ठीक है, तो इन्होंने जो उनका बेसिक एजम्पशंस थे उसमें कुछ रिवीजन किया, और रिवीजन के बाद इन्होंने अपने मॉडल को टू फोल्ड मॉडल बना दिया। ठीक है, टू फोल्ड मॉडल में इन्होंने बात करी इन्वेस्टर आर रिस्क एवर्स, पहली चीज इन्होंने बात करी। सेकंड बात इन्होंने बोली दे पुट अ प्रीमियम ऑन अ सर्टेन रिटर्न एंड डिस्काउंट पेनलाइज अनसर्टेन रिटर्न्स। इन्होंने बोला कि आप जो हमारे डिविडेंड्स हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, हम प्रीमियम्स और डिस्काउंट में भी इशू कर सकते हैं। और ये उस क्यों होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो फर्म की वैल्यू है उस पर हमारे शेयर्स का इम्पैक्ट, वैल्यू का इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। तो ये जो इम्पैक्ट होता है इसकी वजह से हम अपने डिविडेंड्स को प्रीमियम, अपने शेयर्स को प्रीमियम पे या हम कहा जाए डिस्काउंट्स पे भी हम डाल सकते हैं। ठीक है, अनसर्टेनिटी के केसेस और सर्टेन है प्रीमियम पे इशू करते हैं। और उन्होंने दूसरी चीज बोली है, मतलब पहली दूसरी चीज थी और पहली चीज उन्होंने बोली है रिस्क एवर्स, भाई इन्वेस्टर्स हमारे सारे रिस्क बियर कर लेते हैं, ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इनका, इन्होंने एजम्पशंस रखा अपना, अपनी बात को रखने के लिए। सो ही सेज because the investors are rational and they want to avoid risk, they prefer near dividends than future dividends. ठीक, तो जो इनका कहने का मतलब है, क्योंकि रिस्क से बचना चाहते हैं, अवॉइड करना चाहते हैं, अवर्ट्स है जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, तो वो क्या चाहते हैं, हमेशा वो ये चाहते हैं कि हमें जल्दी जल्दी डिविडेंड्स मिल जाए, फ्यूचर में मिलेंगे डिविडेंड्स वो हमारे लिए इतने बेनिफिशियल नहीं होंगे, हम अभी उनका डिविडेंड्स को कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं। सो दिस आर्ग्यूमेंट डिस्क्राइब्स एज बर्ड इन द हैंड आर्ग्यूमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि अगर आपके हाथ में मौजूदा, जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में भी हम लोगों ने बात करी, अगर आपके पास आपका पैसा अभी है तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो, आप उनको इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको उससे बेनिफिट्स अर्न हो सकते हैं। बट अगर वो आपको फ्यूचर में मिलता है तो आपकी अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो जाती है, वो उतने टाइम की वैल्यू अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो जाती है। ओके, तो शेयर होल्डर्स के लिए भी वही फायदा होता है कि शेयर होल्डर्स को भी अगर डिविडेंड टाइम पे मिलता जाता है तो वो उनको लगता है कि भाई कंपनी उनके बारे में सोच रही है, और वो उस पैसे का कहीं ना कहीं यूज कर लेते हैं। और मे बी वो, और हो सकता हो आप ही के कंपनी के और शेयर्स खरीदने के लिए उसको यूज कर ले, तो आप नहीं जानते कि वो कहाँ यूज कर सकते हैं, बट स्टिल वो चाहते हैं, शेयर्स वो एक्सपेक्ट करते हैं रिस्क से बचने के लिए उनको इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना जाता है। ठीक, तो ये था गॉर्डन्स रिवाइज्ड मॉडल। आई होप कि आप, ये इजी थे इनके सारे मॉडल्स जो हम लोगों ने बात करी, डिविडेंड थ्योरीज की हम लोगों ने बात करी। कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी से तो ये काफी इजी है, होप कि आपको ये समझ में आए होंगे।
ओके क्लास, आप सबने अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दी है. इज अदिति, ईशा, स्नेहा, दीपक, उत्कर्ष, तरुण, ऋतिक, यशी, जयेश, अनामिका, सचिन, मुस्कान, आयुषी, आयुष, आकांक्षा, हर्षित, आर्या, अनामिका, श्रेया, मुस्कान. ओके जया. स्टूडेंट्स प्लीज डू मेंशन योर अटेंडेंस. अगर अभी तक अपनी अटेंडेंस मेंशन नहीं करी है, प्लीज आप अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दो. ओके देन, थैंक यू क्लास. थैंक यू मैम. वेलकम बेटा. Thank you, ma'am.